जय हिंद बच्चों। तो इस लेक्चर में आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सन 2024 पेपर कोड 822 HY में OMR वाला जो प्रश्न है 1 से 20 प्रश्न ये हम लोग सॉल्व करेंगे आज, ठीक है ना। 1 से 20 प्रश्नों तक हम लोग आज सॉल्विंग देखेंगे। तो ये OMR वाला प्रश्न। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि प्रत्येक दिन का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचता रहे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और देखें जी, ये प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है कि बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल मतलब ये कि शून्यकों का योगफल सूत्र जैसा कि आप लोग जानते होंगे, शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है माइनस x का गुणांक। तो x का गुणांक 5 है, यहाँ पर सामने देखें आप लोग, बटे x² का गुणांक। तो x² के गुणांक में 3 है, यानी कि -5/3, अर्थात विकल्प नंबर बी सही है, ठीक है ना। ये OMR वाले जितने भी ये बहुविकल्पी प्रश्न है तो हम लोग जैसे अच्छे से विस्तार से नहीं लिखते हुए सॉल्व करेंगे, जल्दी से जल्दी मतलब सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बाकी जब वर्णनात्मक प्रश्न आएगा तो उसे अच्छे से मानते हुए अच्छे से विस्तार से लिखित एकदम सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आ गया जी प्रश्न नंबर 2। इसमें कह रहा है कि समीकरणों 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, अर्थात चैप्टर 3 से है, और कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध है। अब हम लोग जैसे यहाँ पर जो है प्रतिबंध लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। देखो जी, प्रतिबंध होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। ये प्रतिबंध होता है कोई हल नहीं होने का, ठीक है ना। ये आप लोग चैप्टर 3 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो फिर इसे याद भी कर लेना है। अब देखो जी, समीकरण 1 से a1 b1 c1 का मान और समीकरण 2 से a2 b2 c2 का मान, ठीक है ना। तो समीकरण 1 से देखें ऊपर सामने, समीकरण 1 से a1 का मान 2 बटे a2 का मान समीकरण 2 से 3 बराबर b1, तो समीकरण 1 से b1 का मान a और समीकरण 2 से b1 का मान -5, ओके, बराबर नहीं c1 का मान समीकरण 1 से जो है -1 हो जाएगा, पक्षांतर करके लेफ्ट में पक्षांतर कर देंगे 1 का, और समीकरण 2 से भी सब -7, ये -7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो 2/3 बराबर a/-5 है, इसी को हम लोग लें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें मतलब ये कि 3 × a बराबर 5 दूना 10 -10 हो गया, यानी कि a बराबर आ गया -10/3, ठीक है ना। तो अर्थात विकल्प नंबर सी सही है, -10/3, यानी a का मान -10/3 होना चाहिए जब कोई हल नहीं होगा, ठीक। तो ये प्रश्न नंबर 2 भी आप लोग का ओके। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का भी जैसे हम लोग ये शॉर्टकट ही कर रहे हैं, ठीक है ना। जब वर्णनात्मक आएगा तो फिर अच्छे से लिखते हुए सॉल्व करेंगे। और यहाँ से हम लोग ये मतलब b² - 4ac = 0, इस वाले सूत्र से हम लोग पता करेंगे मूलों की प्रकृति, ठीक। अब a b c का मान इसी द्विघात समीकरण जो सवाल में दिया गया है, द्विघात समीकरण, इसी से ही हम लोग a b c का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो a का मान देखो जी, मतलब b का मान तो यहाँ से 5 हो गया, ठीक, -4 × a का मान 2 है, c का मान 4, ठीक है ना। अब 5 × 5 = 25, -4 दूना 8, 8 चौके 32, और फिर ये घटाएंगे तो -7, यानी कि यहाँ पर देखो जी मूल काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, ठीक है ना। तो वास्तविक नहीं, यानी कि विकल्प नंबर डी सही है। ये b² - 4ac = 0, इसे हम लोग लेकर सॉल्व करते हैं। b² - 4ac अगर ये प्लस में आया सॉल्व करने पर, कोई अगर धनात्मक संख्या हमें प्राप्त हुई तो कहते हैं दो मूल वास्तविक तथा अलग अलग। अगर b² - 4ac सॉल्व करके 0 प्राप्त हुआ तो कहते हैं दो मूल वास्तविक तथा समान है। अगर b² - 4ac सॉल्व करने के बाद ऋणात्मक प्राप्त हुआ तो कहते हैं कि कोई मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात मूल काल्पनिक है। तो यानी कि यहाँ पर जो विकल्प नंबर डी सही है, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न नंबर 4 आ गया। इसमें कह रहा है कि समांतर श्रेणी 4, 9, 14 ... उसके बाद लास्ट में ये 254 का अंत से 10वां पद होगा। अंत से मतलब ये कि जैसे तब हम लोग जो है यहाँ पर पहला पद हम लोग जो है 254 ले रहे हैं तब, क्योंकि अंत से हमें बताना है 10वां पद क्या होगा। तो इसलिए अंत से ही हम लोग शुरू करेंगे, यानी पहला पद 254, ठीक है ना।
और सार्व अंतर भी तब हम लोग उल्टा निकालेंगे, यानी कि A2 माइनस A1 करते थे तो अब के A1 माइनस A2 कर दिया जाएगा, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं हम लोग इसलिए। तो यहाँ पर जो है -5 आ जाएगा सार्व अंतर, और n का मान भाई 10 है। चलो जी, तो अब सूत्र लिख दिया जा रहा है AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यानी कि हमें AN ही ज्ञात करना है। A का मान यहाँ पर 254 प्लस n का मान 10 और d का मान -5, ठीक है ना। अब क्या आ जाएगा, तो 254 तो हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, माइनस ये देखो जी 9 में से अरे 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, और 9 × 5 = 45, यानी कि माइनस में 45, ठीक है ना। घटाओ इसे, 14 में से 5 गया 9, और 4 में से ये 4 गया 0 और 2, यानी कि 209, अर्थात विकल्प नंबर सी सही है। तो देखा जी, इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 4 भी हम लोग ओके किए, ठीक है ना। चलिए तब अगले प्रश्न की तरफ। ये आ गया प्रश्न नंबर 5। इसमें तो कुछ नहीं करना है, इसमें मतलब कि कह रहा है कि ये दो त्रिभुज समरूप है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज, जो दोनों ट्रायंगल ये बना हुआ है, ये दोनों समरूप है आपस में। तो इनका जो सांकेतिक रूप होगा नाम लिखने का, वो एकदम संगत अक्षर के साथ कैसे लिखेंगे, संगत अक्षर के साथ। तो समरूप में जी संगत अक्षर का होता भी है सिस्टम, एकदम संगत अक्षर का विशेष ध्यान रखते हैं। चलो फिलहाल देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ABC, मतलब त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, ये तीनों विकल्पों में दिया गया है। यानी कि पहला जो ट्रायंगल है ये वाला, ये हम लोग जो है ट्रायंगल ABC पहले लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब देखो जी दूसरे वाले का नाम कैसे लिखना है। तो यहाँ से देखो जी, पहले A से स्टार्टिंग हुआ, B तक आया, 80 डिग्री तक आया है। A से स्टार्टिंग हुआ 80 डिग्री पर आया, और 3 के रास्ते C तक पहुँच रहा है। तो यानी कि यहाँ भी हम लोग E से स्टार्टिंग करेंगे, D तक जाएंगे, और ये 6 के रास्ते देख लो, 5 का आधा 2.5 और 6 का आधा 3, तो ये आधा आधा भी हो रहा है, ये इसका भी ध्यान रखना है। 5 का आधा 2.5 है, तो 6 का आधा 3 है। तो यानी कि अगर स्टार्टिंग इसका ABC हो रहा है तो इसका स्टार्टिंग EDF होगा, त्रिभुज EDF ही होगा, ठीक है ना। देख लो जी, तो यानी कि ये जो है ये, यानी कि विकल्प नंबर कौन सा सही हुआ, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EDF, अर्थात विकल्प नंबर सी सही है। ये सांकेतिक अक्षर हम लोग लिखे अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तब, और संगत अक्षर का ध्यान रखते हुए एकदम संगत अक्षर के साथ। तो यानी कि ये प्रश्न नंबर 5 भी आप लोगों का ओके। चलिए तब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। कह रहा बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो मूल बिंदु मतलब कि पहले तो देखो जी, यहाँ पर ये -3, -4 ये तो दिया ही है, और 0, 0 ये भी दिया है। यानी कि ये जो है ये हो जाएगा जी x1, y1, ये हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा y2, ठीक है ना। उसके बाद d बराबर सूत्र लिख दिया जाए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। चलो जी मान रख दिया जाए, x1 का मान -3, x2 का मान 0, प्लस y1 का मान -4, y2 का मान 0, ये देखो, और यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं हम लोग। क्या क्या आ जाएगा जी, तो -3 देखो जी, यहाँ रूट के अंदर -3 में से 0 अब क्या घटाना है, -3 ही बचेगा, -3 का स्क्वायर हटाएंगे तो +9। ऐसे ही यहाँ पर -4 आएगा, -4 का स्क्वायर हटाएंगे तो 16, और 16 9 25, उसके बाद 25 का वर्गमूल 5, यानी कि विकल्प नंबर सी, इसमें भी सही हुआ विकल्प नंबर सी, ठीक। तो ये प्रश्न नंबर 6 भी हम लोग ओके किए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है, cot A बराबर 3/4, तो cot A बराबर 3/4, यानी कि हम लोग जो है एक समकोण त्रिभुज ही बना लें, और यहाँ पर ABC, ठीक। अब cot A बराबर 3/4, अर्थात आधार बटे लंब, ये सूत्र होता है cot A बराबर आधार बटे लंब, यानी कि यहाँ से हम लोग जो है कर्ण स्क्वायर निकाल लें। तो यहाँ से हम लोग जो है कर्ण निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब OMR क्वेश्चन है तो इसीलिए थोड़ा शॉर्टकट भी कर दिया जा रहा है। 4 चौक के 16, 3 त्रिक का 9, ठीक है ना।
16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5 यानी कि ये आ गया 5। अब हमें निकालना है सेक ए का मान। तो सेक ए बराबर क्या होता है जी, ये जैसे ए सी स्क्वायर बराबर ठीक है ना, तो ए सी बराबर 5 आया। अब सेक ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ से 3 होगा, कर्ण 5 हो जाएगा, यानी कि 3/5 अर्थात विकल्प नंबर सी सही है। ठीक है ना, ये भी हम लोग जो है फाइनल कर लिए। चलो जी अगले भाग की तरफ। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है tan अल्फा बराबर साइन अल्फा, tan अल्फा बराबर साइन अल्फा। तो अल्फा का मान होगा, तो यहाँ से जो है हम लोग tan अल्फा की जगह पर साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से जो है बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई ही किया जाए। तो यानी कि साइन अल्फा बराबर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है ना। साइन अल्फा से साइन अल्फा एक बार में कैंसिल, यानी कि कॉस अल्फा बराबर 1 बचा। अब एक कॉस में देखो कितने अंश का मान होता है, तो एक जो है 0 अंश का मान होता है, यानी कि कॉस अल्फा बराबर कॉस 0 अंश, ठीक है ना। कॉस से कॉस कैंसिल, अल्फा बराबर 0 अंश, यानी कि विकल्प नंबर ए इसमें सही हुआ। ओके, तो चलिए अगले भाग की तरफ। अब ये आ गया जी प्रश्न नंबर 9। कह रहा है कि एक छड़ की लंबाई उसकी छाया से अनुपात 1 संबंधित 3 है। तो पहले तो एक छड़ बना लो, एक छड़ हो गया जी, और ये उसकी छाया, ठीक है ना। आप देखो जी, छड़ की लंबाई 1 और कड़ी में 3, देखो ये अनुपात बता रहा है, ठीक है ना। तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, यानी कि ये थीटा ज्ञात करना है, यानी कि उन्नयन कोण अर्थात जो है नाम भी डाल दिया जाए भाई, ए बी सी। अब इसमें ए बी छड़ है, बी सी उसकी छाया है, तो छड़ की लंबाई और छाया में अनुपात 1 कड़ी में 3 का दिया है। ओके ना। चलो जी लंब बटे आधार किया जाए। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। उसके बाद पता चल रहा है कि 1 बटे कड़ी में 3, ये tan 30 अंश का मान होता है। tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर 30 आंसर। तो 30 कहाँ है जी, ये रहा जी, विकल्प नंबर ए सही है, यानी कि tan वो थीटा का मान हम लोग 30 अंश ज्ञात किए। तो ये भी क्वेश्चन ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की मतलब कि स्पर्श, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो सबसे पहले तो हम लोग एक वृत्त बना लें, ठीक है ना, और वृत्त का एक व्यास भी हम लोग खींचें। वृत्त का व्यास मतलब जैसे मान लो कि ये व्यास हो गया जी, ठीक है ना, ये व्यास हो गया, और व्यास के मतलब कि सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाएं। तो समांतर मतलब कि एक तो ये हो गया, ये देखो जी, ये स्पर्श रेखा में जैसे देखो व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं हम लोग खींचे हैं, तो यानी कि 2 ही खींचा जा रहा है, बस 2 स्पर्श रेखाएं होंगी, इसमें कुछ करना नहीं है। बस ये प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट ओके आप लोगों का। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं तब। चलो जी प्रश्न नंबर 11 देख लिया जाए। 11 में कह रहा है कि 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो अब वृत्त तो नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो है सीधा सीधा दिया है, यहाँ पर जो है आर का मान 12, यहाँ से देखो पता चल रहा है आर का मान 12 दे दिया है, 12 सेमी, और त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर 60 अंश, ठीक है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और OMR क्वेश्चन है, तो भाई अब जैसे वृत्त नहीं बनाया जा रहा है, ऐसे ही हम लोग डायरेक्ट जो है फार्मूला लिखकर इसे सॉल्व कर दे रहे हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है सूत्र, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। और यहाँ से जी थीटा का मान रख दें हम लोग, तो थीटा का मान यहाँ से 60 बटे 360 गुणे पाई का मान, पाई देखो जी विकल्प में पाई है, तो पाई का मान हम लोग नहीं रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि देखो जो ऑप्शन दे रखा है उसमें सब पाई है। आर का मान यहाँ से 12, तो यानी कि 12 गुणे 12, ये आर का मान रख दिए हम लोग। अब इसे जो है मतलब सॉल्व कर दिया जाए, तो 0 से 0 कैंसिल,
6 का नम 6, 6 छके 36, ठीक। और उसके बाद 6 से देखो ये 6 से कट जा रहा है, 6 का नम 6 और 6 दूना 12, ये भी कट गया। यानी कि कट पीट कर क्या बचा जी, यहीं पर लिख दे रहे हैं हम लोग, कट पीट कर ये बच गया है 12 दूना 24 पाई, 24 पाई सेमी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यही आंसर हुआ, अर्थात कौन सा विकल्प सही है तब, तो विकल्प नंबर सी सही है। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग याद किए, तो प्रश्न नंबर 11 भी आप लोगों का फाइनल। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ। इसमें कह रहा है कि एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो भाई गोले का व्यास d है तो गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या क्या हो गया भाई, r बराबर, तो r बराबर मतलब ये r बराबर d/2, क्योंकि भाई व्यास का आधा करते हैं, तो ये d/2 यानी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या हमें पता है। तो गोले का आयतन, तो गोले का आयतन हम लोग सूत्र लिख दे रहे हैं, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r³, ठीक है ना। चलो जी, इसमें भी हम लोग पाई का मान नहीं रखेंगे, क्योंकि जो विकल्प है देखो पाई के रूप में है। बाकी r का मान रखेंगे तो d³/2 दूना 4, 4 दूना 8, क्योंकि r³ है तो भाई r का मान जो भी है उसका क्यूब करना ही है। तो क्यूब करके हम लोग लिखे हैं और इसे काटा जाए भाई, तो 4 का नम 4, 4 दूना 8, यानी कि क्या आया, तो आ गया ये 1/6, यानी कि पाई d³/6। तो पाई d³/6 जी कौन सा विकल्प आ रहा है, यानी कि विकल्प नंबर डी सही है, ठीक है ना। देखो गोले का आयतन हम लोग याद किए और विकल्प के अनुसार पाई का मान नहीं रखे, तो फिर प्रश्न नंबर 12 भी आप लोग का फाइनल। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ये आ गया जी प्रश्न नंबर 13। इसमें कह रहा है कि r त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। चलो जी, ये भी यानी कि त्रिज्या बराबर r है और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यानी कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब सूत्र होता है 3 पाई r², ठीक है। तो अजी तो ये तो सूत्र ही है डायरेक्ट, इसमें कुछ करना ही नहीं है, यानी कि डायरेक्ट ये फार्मूला ही दे रखा है, केवल इसमें कुछ लिखना उखना है ही नहीं, डायरेक्ट विकल्प नंबर सी सही है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r² सूत्र होता है, ठीक है। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r² होता है। तो यहाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी फार्मूला ही दिया है, सीधा सीधा फार्मूला। तो ये भी प्रश्न नंबर 13 भी आप लोगों का फाइनल। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ। इसमें कह रहा है कि ये बारंबारता सारणी दी गई है और इसमें माध्यिका वर्ग पूछा है। तो माध्यिका वर्ग तो हम लोग पता करेंगे संचयी बारंबारता निकालते हुए। तो अब सारणी नहीं बनाया जा रहा है, बारंबारता से ही संचयी बारंबारता हम लोग निकालते हैं। ये आप लोग चैप्टर 14 में पढ़े होंगे। तो बारंबारता मतलब देखो जी, ये 4 का जो है, पहले जो है 4, ये 4 का तो 4 होता है, फिर 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 हो गया, ठीक है ना। आगे हम जोड़ते जा चलते हैं, फिर 10 में 5 जोड़ेंगे 15 हुआ, फिर 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23 हो गया, और 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25 आया जी। और जो ये लास्ट में आता है उसको हम n मानते हैं और n/2 करते हैं। फिर माध्यिका वर्ग पता करने के लिए n/2 किया जाता है, यानी कि बारंबारताओं का योग कुल योग बटे 2 करते हैं माध्यिका वर्ग पता करने के लिए, ठीक है ना। तो n/2 यानी कि 25/2 कर दें, और ये भाई काट कर आ जाएगा 12.5, ठीक है ना। अब 12.5 ये संचयी बारंबारता में देखो जी, इस वाले लाइन में, ये इस वाले लाइन में ये संचयी बारंबारता वाली लाइन है। इसमें 12.5 हम लोग देखेंगे कि किस में आ रहा है। तो 12.5 जो है ये 15 के अंदर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसमें हम आगे वाला लेते हैं तो ये 15 के निकट है 12.5, यानी कि 15। अब यानी कि ये देखो 4 पहली लाइन, 10 दूसरी लाइन और ये 15 तीसरी लाइन। तो तीसरी लाइन वाला जो वर्ग अंतराल है वही माध्यिका वर्ग होगा, यानी कि 10 से 15 ये माध्यिका वर्ग है आप लोगों का, ठीक है ना। तो अब थोड़ा शॉर्टकट कर दिया गया है, सारणी नहीं बनाया गया क्योंकि OMR क्वेश्चन है इसलिए। तो यहाँ पर जो है माध्यिका वर्ग जो है वो 10 से 15 हुआ जी, ठीक है ना, माध्यिका वर्ग। ओके, तो ये पूरा हम लोग जो है लिख दे रहे हैं थोड़ा अच्छे से, माध्यिका
वर्ग, माध्यिका वर्ग जो है वो 10 से 15 वाला बना, ठीक है ना। ओके, तो ये भी फाइनल आप लोगों का, यानी कि 10 से 15 मतलब ये कि विकल्प नंबर सी सही हुआ जी। विकल्प नंबर सी 10 से 15 हम लोग का माध्यिका वर्ग बना। तो यानी कि ये भी देखो माध्यिका वर्ग बताए हम लोग, तो प्रश्न नंबर 14 भी आप लोग का ओके। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, इसमें कह रहा है कि किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 27 और 29 है, तो इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक बराबर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पीछे से ही सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ठीक है ना। तो 3 गुणे माध्यिका, अब देखो माध्यिका 29 है क्वेश्चन में, आप लोग देख लें, और 2 गुणे माध्य 27 है। अब चलो भाई 29 में अब 3 का गुणा कर दें हम लोग, तो 3 9 27, ठीक, 3 दूना 6, 6 2 8, 27 दूना 54, और ये भी घटा दो, तो 7 में से 4 गया 3 और 8 में से 5 गया 3, यानी 33, यानी जो बहुलक है 33 निकला, यानी कि विकल्प नंबर सी सही हुआ, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 में क्या कह रहा है भाई, इसमें बारंबारता सारणी दी गई है और समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए भाई इसमें थोड़ा गुणा उड़ा करना पड़ेगा, इसलिए तब हम लोग जो है सारणी बना रखे हैं। मतलब कि ये देखो सारणी जो है बना दिया गया पहले थोड़ा समय बचाने के लिए, और ये देख लें आप लोग, मिला लें यहाँ से जो भी बारंबारता सारणी दी गई है उसको यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। और प्रत्यक्ष नियम से हम लोग समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, प्रत्यक्ष नियम से। तो पहले ये पद x का मान ज्ञात करें। अब x का मान जो है वर्ग अंतराल से ज्ञात करते हैं, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 करते हुए। तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 होगा, उसका आधा करेंगे 5 होगा, ठीक है ना। फिर 10 में 20 जोड़ेंगे 30 होगा, 30 का आधा करेंगे तो 15 होगा। फिर 20 में 30 जोड़ेंगे 50 होगा, 50 का आधा 25 होगा। फिर 30 में 40 जोड़ेंगे 70 होगा, 70 का आधा 35, ठीक है ना। उसके बाद अब f गुणे x करना है। देखो जी 2 5 10, उसके बाद 1 गुणे 15 बराबर 15, उसके बाद 4 गुणे 25, तो 25 चौका 100, उसके बाद 3 गुणे 35, तो 35 तियाँ 105। चलो जी ये एफ एक्स सब जोड़ेंगे तो आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स, ठीक है ना, सिग्मा एफ एक्स। जोड़ो जी, 5 5 10 को 0 हासिल 1 1 1 2 1 3 और 1 1 2। उसके बाद ये बारंबारता भी जोड़ना है, तो ये आएगा सिग्मा एफ। चलो जी जोड़ो, 2 1 3 4 7 7 3 10, यानी कि अब प्रत्यक्ष नियम से जो है जो सूत्र होता है वो सूत्र हम लोग यूज करेंगे। तो प्रत्यक्ष नियम का सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है ना। ये सिग्मा एफ एक्स जो है 230 आया है और नीचे ये 10 आया है, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग पीछे देख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स 230 और सिग्मा एफ 10, यानी कि अब ये 0 से 0 कैंसिल अर्थात 23, ये आंसर है। तो विकल्प देख लिया जाए कौन सा सही हुआ, यानी कि विकल्प नंबर 23 यानी कि बी, विकल्प नंबर बी सही हुआ, ठीक है ना। तो देख लो समांतर माध्य भी हम लोग पीछे से ही ज्ञात करते हुए आ रहे हैं, कई क्वेश्चन हो गया। तो यानी कि ये प्रश्न नंबर 16 भी आप लोगों का फाइनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया जी प्रश्न नंबर 17। इसमें कह रहा है कि एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता होगी। तो 53 सोमवार अधिवर्ष, अधिवर्ष मतलब कि लीप ईयर, ठीक, लीप ईयर। और लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है, अर्थात 366 दिन, अर्थात एक वर्ष में 366 दिन हुए। तब लीप वर्ष में पहले तो आप लोग ये याद कर लें कि अधिवर्ष मतलब कि लीप ईयर, और लीप ईयर जब होता है तो उसमें फरवरी 29 का होता है, और जब फरवरी 29 का होता है तो फिर वो उसमें एक वर्ष में कुल 366 दिन हुआ, ठीक है ना। तो 366 दिन मतलब ये कि 53 सोमवार होने की प्रायिकता। तो भाई 53 सोमवार मतलब ये कि 300, देखो जी
पहले लीप ईयर मतलब अधिवर्ष मतलब लीप ईयर, और लीप ईयर में मतलब कि 366 दिन हुआ। तो 366 में 7 से हम पहले भाग करेंगे तो कितना हफ्ता हुआ ये हमें पता चल जाएगा। तो 7 पचे 35, उसके बाद ये 1 बचा शेष, उसके बाद 7 दूना 14, एक शेष और सॉरी 2 शेष बचा है यहाँ पर, ठीक है ना। ये देखो जी 2 शेष बचा, ये 2 दिन शेष बच रहा है, यानी कि 52 हफ्ता अर्थात 52 सोमवार तो हो गया जी, ठीक है ना। 52 सोमवार हो गया और हमें 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 52 सोमवार तो यहाँ फिक्स एकदम ऑलरेडी पहले से ही आ चुका है, यानी बचा एक सोमवार और, तो एक सोमवार के हमें और प्रायिकता ज्ञात करनी है। अर्थात ये जो है हम लोग अगले पेज पर जो है चल रहे हैं, अगले पेज पर लिख रहे हैं। अब देखो जी 2 दिन शेष बचा है, तो इस 2 दिन में देखो क्या क्या हो सकता है। या तो इस 2 दिन में या तो सोमवार या मंगलवार पड़ जाए, सोमवार मंगलवार हो जाए, आज आ सकता है उस 2 दिन में, या मंगलवार या तो फिर उस 2 दिन में मंगलवार और बुधवार आ जाए, ठीक है ना। या बुधवार बृहस्पतिवार, ये 2 दिन आ सकता है, देखो जी, ठीक है। या बृहस्पतिवार और शुक्रवार आ सकता है, ठीक है ना, शुक्रवार, या शुक्रवार और शनिवार आ जाए उस 2 दिनों में, या शनिवार और रविवार पड़ जाए उस 2 दिनों में, ठीक है। या रविवार और सोमवार आ जाए उस 2 दिनों में, ठीक है ना। देखो ऐसे ये सब मतलब आ सकता है, ठीक। यानी कि उस 2 दिनों में ऐसे ऐसे ये इतना जो है हमें जो है मिल सकता है, उस 2 दिनों में ये सब आ सकता है, 2 दिन, या सोम मंगल आ जाए, या तो मंगल बुध आ जाए उस 2 दिन में, या बुध बृहस्पति आ जाए, या बृहस्पति शुक्रवार हो जाए, या शुक्रवार शनिवार आ जाए, या शनिवार रविवार आ जाए, या रविवार सोमवार आ जाए, ठीक है ना। तो देखो जी यहाँ पर जो है कुल संभव परिणाम ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 जो है कुल संभव परिणाम हो गया। और देखो सोमवार के आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो सोमवार मतलब ये कि सोमवार कहाँ कहाँ है, देखो जी एक तो यहाँ पर है सोमवार, देखो सबसे ऊपर सोमवार आ रहा है, और या तो फिर ये सबसे नीचे वाले में सोमवार आ रहा है, ठीक है ना। देखो तो यानी कि जो प्रायिकता मतलब हम लोग सूत्र लिख रहे हैं, मतलब कि प्रायिकता जो ज्ञात करने का सूत्र होता है, ठीक है ना, पीई बराबर जो घटना के अनुकूल परिणाम यहाँ पर 2 ठे है, देखो जी ये घटना के अनुकूल परिणाम एक ये हो गया और एक ये, क्योंकि इसी दोनों में सोमवार है, तो यानी कि घटना के अनुकूल परिणाम 2 हो जाएगा और कुल संभव परिणाम 7 हो जाएगा। यानी कि 53 सोमवार एक अधिवर्ष में मतलब एक लीप ईयर में, अर्थात 366 दिन, लीप ईयर मतलब कि उस साल 366 दिन, उस वर्ष में 366 दिन हुए, तो यानी एक लीप ईयर में 53 सोमवार के आने की प्रायिकता 2/7 है, ठीक है। तो कौन सा विकल्प सही हुआ जी, तो विकल्प नंबर यहाँ से सी सही है। ओके, तो चलिए ये भी क्वेश्चन आप लोग का ओके हुआ। अब तब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तब अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्या कह रहा है भाई, ये भी प्रायिकता से ही क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है 2 मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। अच्छा जी, अब देखो जी सबसे पहले तो इसमें वही लीप वर्ष पता करना है कि ये 2020 में ये लीप ईयर 2020 जो है लीप ईयर है या नहीं है। पहले लीप ईयर पता करेंगे, उसके बाद ही तब ज्ञात करेंगे प्रायिकता, ठीक है ना। तो लीप ईयर ज्ञात करने का ये नियम है कि जो सन दिया गया है उसमें 4 से आप भाग करें, 4 से भाग करने के बाद अगर पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया तो लीप ईयर है, और पूरा पूरा नहीं कटा तो लीप ईयर नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ से जो है 2, यहाँ ऑप्शन जो भी दिया है जी इसमें अब भाग करें हम लोग 4 से, 4 × 5 = 20, कट गया पूरा पूरा,
2 उतारो, भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाकर 1 0 उतारो, 4 पचे 20, यानी कि ये तो पूरा पूरा कट गया। अर्थात तब ये 2020 जो है लीप ईयर है, लीप ईयर वर्ष है 2020, यानी कि सन 2020 में 366 दिन तब हुआ था। ठीक है ना। बाकी आप लोग जाकर कैलेंडर में भी देख ही सकते हैं, और कैलेंडर में देखने की ज़रूरत नहीं। ये लीप ईयर पता करने का नियम ये है कि कोई सा सन हो उसमें आप 4 से भाग करें, अगर वो पूरा पूरा कट गया तो लीप ईयर है, अब पूरा पूरा नहीं कटा, अगर कुछ शेष बच गया तो लीप ईयर नहीं है। यानी कि यहाँ पर 4 से भाग करने के बाद ये कटा है पूरा पूरा, अर्थात 2020 जो है लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो 2020 में कुल 366 दिन हुआ था, यानी कि अब कुल संभव परिणाम तब 366 दिन हो गया। ठीक है ना। और देखो जी, और दोनों के मतलब एक ही दिन जन्मदिन होने, एक ही जो है दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अब एक दिन मतलब ये कि एक मतलब घटना के अनुकूल परिणाम होगा और कुल संभव परिणाम 366 होगा, क्योंकि ये लीप ईयर हम लोग पता किए हैं, अभी लीप ईयर है। लीप ईयर अगर यही नहीं होता तो फिर 1/365 होता है आंसर। ठीक है ना। फिलहाल ये लीप ईयर है 2020 वाला, यानी 366 दिन होगा इसमें, 366 दिन है भाई, तो अब जो है 1/366, यही विकल्प नंबर बी सही हुआ। ठीक है ना। देखो विकल्प नंबर बी सही है तब। तो ये प्रायिकता से भी क्वेश्चन हम लोग ओके किए। चलिए तब अगले भाग की तरफ। ये क्या कर रहा है भाई, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। चलो जी, ये भी क्वेश्चन हम लोग बहुत सॉल्व कर चुके हैं। ये देखो जी, डी बराबर हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब माना नहीं जा रहा है, हम लोग डायरेक्ट जो है इसे ज्ञात कर रहे हैं। जब वर्णनात्मक में आएगा यही क्वेश्चन तो फिर अच्छे से लिखते हुए, मानते हुए, जैसा कि हम लोग पीछे से ही करते हुए आ रहे हैं। और ये दूरी सूत्र भी हम लोग पीछे कई बार यूज कर चुके हैं। फिर देखो जी, दूरी लगाया जा रहा है, दूरी सूत्र, और दूरी निकाला जा रहा है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। चलो जी, तो 4 में से 2 घटा 2 आया, और उसके बाद ये 3 में से 1 घटेगा, -2 आया, और -2 का मतलब कि चलो स्क्वायर लिख दो, अभी कोई बात नहीं है जी। अब देखो जी, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना। और फिर यहाँ से 4 4 जोड़ेंगे तो 8, और 8 का वर्गमूल होता है 2 कड़ी में 2। ये आंसर, यानी कि विकल्प नंबर सी सही है। ओके, तो यानी कि ये भी क्वेश्चन हम लोग ओके किए। चलो जी अगले भाग की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20। तो ये तो डायरेक्ट ही बता दिया जाए। अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, तो अपरिमेय मतलब ये कि इसका वर्गमूल 5, इसका वर्गमूल 9। ठीक है। अब 5 के बटे 1 कर सकते हैं तो ये परिमेय संख्या है, 9 के बटे 1 कर सकते हैं तो ये भी परिमेय संख्या है। बाकी ये तो परिमेय संख्या है ही, ऑलरेडी पहले से ही बटे में है। ठीक। ये देखो जी, ये वाला, ये जो है ये अपरिमेय है, कड़ी में 2 इसमें आ रहा है, तो यानी कि ये विकल्प नंबर डी ही सही है। डायरेक्ट कुछ करना ही नहीं है इसमें, ये विकल्प नंबर डी यही अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो देख लें, ये प्रश्न नंबर 20 भी आप लोग का फाइनल। ठीक है। तो यानी इस प्रकार ये OMR वाले जो क्वेश्चन थे 1 से 20 तक हम लोग सॉल्व किए। तो ये OMR वाला क्वेश्चन आप लोग का समाप्त हुआ। अब इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में। अब इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जा रहा है, और इसके अगले वीडियो में अब हम लोग वर्णनात्मक यानी कि प्रश्न नंबर 21 से शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो भाई अब आप लोग जाकर जो है रिवाइज करिए, देखिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।